नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विदित है तो सीटेट की परीक्षा बहुत नज़दीक है और ऐसे में हमें जो है प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो और डेली हम आपको एक एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं जो कि संस्कृत में 30 नंबर के आएंगे सीटेट में। तो अभी तक हमने 4 ऐसी सीरीज़ आपको दे दी है। आज 5वीं सीरीज उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं हमारी तैयारी कहाँ तक है। पहला प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं वरदराजाचार्य हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं, पाणिनि हैं, कात्यायन हैं। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं वरदराजाचार्य, भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि अथवा कात्यायन। तो जो सिद्धांत कौमुदी है इस रचना के व्याकरण ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित हैं। इसके रचनाकार भट्टोजी दीक्षित हैं। अच्छा, भट्टोजी दीक्षित हैं इसके रचनाकार, ये सही है। अब प्रश्न उठा कि वरदराजाचार्य क्या है। इससे पहले के जो प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत किए थे उसमें वरदराजाचार्य पूछा गया था इनके बारे में, तो हम डिटेल में ऑप्शन में दिया गया था तो बता दिया था। फिर से एक बार जान लीजिए, जो वरदराजाचार्य हैं वो इनके शिष्य हैं, भट्टोजी दीक्षित इनके गुरु हैं। ये गुरु हैं और ये शिष्य हैं। इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, कात्यायन ने वार्तिक लिखा। ये सब व्याकरणज्ञ हैं जिन्होंने व्याकरण ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने वार्तिक लिखा कात्यायन ने, ठीक है। पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। झस प्रत्यय, तो झभई से लेकर के जबगढ़ 10 तक में जितने वर्ण आते हैं वो सब झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो झभई से लेकर इसमें कितने वर्ण आते हैं कुल, ए बी ऑप्शन सही होगा। झभई, घड़, धस, जबगढ़, द और सा, क्योंकि हल जो अंतिम हलंत वर्ण है उसको नहीं गिना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, जस की जगह अच पूछा जा सकता है, यण पूछा जाता है, शल पूछा जाता है, हल पूछा जाता है। ये सब कुछ ऐसे प्रत्याहार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार प्रत्याहारों को आप जो है सरसरी नज़र से पेपर देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक आध प्रश्न जरूर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो जैसा कि सूत्र हमने बताया था, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या बताया था, कु मतलब का वर्ण, कुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसका मतलब है आ, इसको तोड़ो अलग अलग, आ छोटा हो या बड़ा हो। कु का मतलब कावर, कावर में जितने 5 वर्ण आते हैं, का खा गा खाएंगे, और हा और विसर्ग जो होते हैं ये सब कंठ से बोले जाते हैं। अब इसने कहा कि कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो देखिए आ, हा और का, इन सभी का होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखो ई, च, छ, जा, ये किससे बोला जाता है, तो इचू यशा नाम तालु, ये किससे बोला जाता है, तालु से। ई, अच्छा एक बार उच्चारित भी करी, ई देखिए तालु, जीवा मतलब तालु में टच कर रही है जीवा। और ये टाठा डाढ़ा री, रीटू रसाणाम मूर्धा, किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। और ताथा दाधा किससे बोला जाता है, ताथा बोलिए उच्चारण करिए, देखिए दंत में जीवा टच करी, ये दंत से बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। तो जो सल प्रत्याहार के वर्ण हैं वो ऊष्म वर्ण है। अब देखिए इसमें डबल प्रश्न पूछ लिया, यानी आपको प्रत्याहार की भी जानकारी होगी, ऊष्म वर्ण की भी जानकारी होगी, तभी ऑप्शन सही कर पाएंगे। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, श, हाँ, है ना। तो ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये चारों क्या हैं, कौन से वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण हैं, जिनको उच्चारण करने में ऊष्मा निकल रही, बोलिए श, देखिए ऊष्मा निकल रही है, गर्मी निकल रही है मुख से, इसलिए इनका नाम
ऊष्मवर्ण इनको कहा गया सल प्रत्याहार को। चलिए यण प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ जो नीचे डी वाला ऑप्शन है इसको भी देख लीजिए। यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो या व र ला, ये 4 वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। जो यारा लवा है इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। का से मा तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन, का से मा तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि स्वागतम में संधि होगा, कौन सी संधि हो, तो यहाँ पे संधि होगी यण संधि। क्यों होगी यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यण अची, इको यण अची। इसका मतलब क्या है, इको मतलब होता है इक यण और अच, तीन पद हैं इसमें। इक ये हो गया इक, ये हो गया यण और अच। इक का मतलब इक यानी पहले पद के अंत में एक प्रत्याहार के वर्ण हो, ई उ री और रे, ये एक प्रत्याहार के वर्ण है। और बाद जो है, और बाद में अच मतलब अच हो, या अच का मतलब स्वर हो, बाद में स्वर हो तो वहाँ पे ई के स्थान पर, ये एक के स्थान पर क्रमशः ये हो जाता है। जैसे ई आया है पहले वर्ण के आखिरी में तो उसके स्थान पर या होगा, उ आया है तो उसके स्थान पर वा होगा, री आया तो उसके स्थान पर रा होगा, री आया उसके स्थान पर ला होगा, इस तरीके से होगा। अच्छा प्रश्न में देखिए स्वागतम, अब इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे बीच में वा आया है, इसका मतलब वा का संकेत क्या है, उ। तो अब देखिए सामने उ जोड़िए, सु धन, बाद में अच आना चाहिए, आगतम बराबर क्या हो जाएगा स्वागतम। यहाँ कौन सी संधि है, यण संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, अका सवर्ण दीर्घ, गुण क्या होता है, गुण करता है, वृद्धि करती है। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर सही होगा, उत्तर नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इको याड़िच सूत्र है, अभी देखिए बताया था, यण संधि का। किसका है, यण संधि का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। उत्तर पद प्रधान समास होता है, पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या है, पंचपात्रम में समास है, पंचपात्रम में समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय अथवा दिगु है। तो जो दिगु समास हो संख्यावाची होता है, जिसमें संख्या इत्यादि बताई जाती हैं, वो दिगु समास होता है। लेकिन यहाँ पे अगर नदी और कालक्रम का वर्ण होता है तो वहाँ अव्ययी भाव हो जाता है। जैसे द्विगम अभी पूछा जाएगा अव्ययी भाव होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पंचपात्रम, तो यहाँ दिगु समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय का योग करने पर बनता है। एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय का योग करने पर है, बनता है क्या, दर्शितुम, पश्यतुम, दृष्टुम या दृष्टुम। क्या बनेगा, दर्शितुम बनेगा, पश्यतुम बनेगा, दृष्टुम बनेगा या दृष्टम बनेगा। तो तुमुन प्रत्यय जब किसी धातु के साथ जुड़ते हैं तो उसका तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है, तुम शेष बचता है। ये जानो कि अगर किसी धातु के साथ आप जैसे दृश्य धातु, इसके साथ तुम जोड़ो तो क्या होगा, द आदशा तू कटा हो गया है और म हो गया है, तो क्या बनेगा, दृष्टुम बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहे ददाति रूप दा धातु के किस लकार वचन में होता है, ददाति किस लकार एवं वचन में होता है। ददाति रूप जो है दा धातु के, ददाति ददता ददति, दाति दत्ता ददत,
ददामि, दद्मः, दद्मः, ददति, ददाति, दत्तः, ददति। तो प्रथम पुरुष ये लट लकार का ही है। लट लग रूप ऐसे चलता है, ददाति, दत्तः, ददति। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कहाँ का है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग पूछा जाता है क्योंकि ऐसे रूप पठति पठता पठंती चलता है। तो ये लगभग लोग लट लकार तो सही मार देते हैं, लेकिन जो वचन है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रथम पुरुष एक वचन कर देते हैं, जबकि ये रूप इसका कुछ ऐसा चल, ददाति, दत्तः, ददति, इस टाइप का चलता है। तो ये लगभग तो बहुत पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इस पे लगा लीजिए क्वेश्चन है, और इसको ज़रूर एक दो बार देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। पितरि शब्द किस विभक्ति एवं वचन में होता है? अच्छा, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इनके एक बार शब्द रूप आप जरूर देख लीजिएगा, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो इसमें बता रहा है पितरि कौन से विभक्ति और वचन का है? पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितु, पित, हे पिता। तो कौन सा रूप है ये? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कौन सा रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है पितरि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12।